Hello students, I hope you all are doing good. Let's start today's chapter, microorganisms. Study of microorganism is called microbiology. These microorganisms are visible only through a microscope and scientists who study microorganisms are called microbiologists. Millions of living organisms which are so small and cannot be seen with our naked eyes are present in our surroundings. These are called microorganisms or microbes. Microorganisms are classified into four major groups. These groups are bacteria, fungi, protozoa and some algae. Microorganisms live almost everywhere in air, water, soil and even inside our other organisms. Many live within our body. Some of them are friendly but some are harmful and cause diseases in other living organisms. देखिए मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें नेकेड आई से देख ही नहीं सकते. ओके तो उनको कहा जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर माइक्रोब्स. ओके तो ये जो स्टडी है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की दैट इज नोन एज माइक्रोबायोलॉजी एंड जो साइंटिस्ट इनको स्टडी करते हैं वो होते हैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट. ओके अब आपके पास चार मेन कैटेगरीज हैं, फोर मेजर ग्रुप्स हैं इनके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, राइट. और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हर जगह आपको मिलेंगे, हवा में, वाटर में, सॉइल में, इवन हमारी बॉडी के अंदर भी. ओके तो कुछ इसमें से अच्छे होते हैं, हमारे लिए फ्रेंडली होते हैं, जबकि कुछ हमारे लिए हार्मफुल होते हैं जिनकी वजह से बीमारियां हो जाती हैं. ओके क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. Microorganisms are mainly classified into 5 major groups. They are bacteria, fungi, algae, protozoa and viruses. Some microorganisms are completely harmless and some are even useful to us. Only a small fraction are responsible for causing diseases. These disease-causing microorganisms are called germs or pathogens. When your elders tell you to wash your hands before eating food, they are telling you to get rid of the germs sticking to your hands. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए हार्मलेस होते हैं, कुछ हमारे लिए यूजफुल होते हैं. तो सिर्फ एक छोटा सा फ्रैक्शन है जो रिस्पॉन्सिबल होता है डिसीज़ के लिए. तो डिसीज़ कॉजिंग जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं जर्म्स या पैथोजेंस. और हमारे एल्डर्स में अक्सर बोलते हैं ना खाना खाने से पहले हैंड वॉश करना. तो एक्चुअल में हमें वो क्या बोलना चाह रहे हैं कि आपके हाथों में जो जर्म्स हैं उनसे आप वो निकल सकें, उनसे आप छुटकारा पा सकें, राइट. नो द फैक्ट स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी. Scientists who study microorganisms are called microbiologists, as I told you earlier. Okay? तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं बैक्टीरिया के बारे में. Larger than viruses, single-celled unicellular organisms. 3 main types: rod-shaped, spherical-shaped, comma-shaped and spiral-shaped. ये वायरसेस से बड़े होते हैं और सिंगल-सेल्ड होते हैं, यानी सिंगल सेल से बने होते हैं. और इनके जो 3 मेन टाइप्स हैं, rod-shaped, spherical, comma-shaped and spiral-shaped. Okay. Number 2, fungi. Feed on decaying organic matter, saprophytes, or in the body of living organisms, parasites. ये decaying जो organic matters होता है उस पर फीड करते हैं, यानी जो saprophytes होते हैं, या फिर किसी दूसरी living organism की बॉडी में रहते हैं, यानी कि parasites. Unicellular, yeast और multicellular. Okay, yeast is unicellular and multicellular में आपके आते हैं ब्रेड, मोल्ड, मशरूम. ये एक्चुअल में आपके क्या है, ब्रेड, मोल्ड, मशरूम आपके ये फंगी है. ओके पेनिसिलियम, एस्पेरजिलस, मल्टीसेल्युलर फंगी आर मेड ऑफ माइक्रोस्कोपिक थ्रेड कॉल्ड हाइफे. नेक्स्ट एल्गी. Green organisms, plants capable of preparing their own food, autotrophic in nutrition. Unicellular, Chlamydomonas और multicellular, Spirogara, Fucus, live in water. अब क्योंकि ये ग्रीन ऑर्गेनिज्म है तो ऑफ कोर्स ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं. ओके यूनिसेल्युलर भी होते हैं, जैसे कि एग्जांपल है क्लेमाइडोमोनास, और मल्टीसेल्युलर भी होते हैं और ये पानी में रहते हैं, राइट. प्रोटोजोआ कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, मीन्स हेटेरोट्रॉपिक एंड न्यूट्रिशन. यूनिसेल्युलर एनिमल्स एग्जाम्पल अमीबा, पैरामीशियम, ट्राइपैनोसोमा एंड प्लाज्मोडियम, राइट. ये अपना खाना खुद से नहीं बनाते, हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, यूनिसेल्युलर होते हैं, एंड दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ प्रोटोजोआ. नेक्स्ट वायरसेस. They are not cells, do not contain cell organelles. They are made up of genetic material surrounded by a protein coat. Smallest of all microorganisms, much smaller than a bacterium. They cannot multiply on their own. For this, they need to enter a living host cell. Outside the host cell, the virus does not show any characteristics of living
things. They do not feed, respire, excrete, grow or multiply. ओके, इनमें सेल्स नहीं होते हैं, सेल ऑर्गेनेलीज भी नहीं होती हैं, ये जेनेटिक मटेरियल से बने होते हैं जो एक प्रोटीन कोट से सराउंडेड होते हैं. ओके, सबसे छोटे होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, इवन बैक्टीरियम से भी छोटे होते हैं. ये अपने आप से मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, इनको एक्चुअली एक होस्ट बॉडी की ज़रूरत होती है, होस्ट सेल की ज़रूरत होती है जहाँ पे ये ग्रो कर सके. ओके, तो जब तक ये होस्ट सेल के बाहर होता है ये किसी भी लिविंग थिंग का कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं शो करता है. ओके, ना तो ये फीड करते हैं, ना रिस्पायर करते हैं, ना एक्सक्रीट करते हैं, ना ग्रो करते हैं, ना ही मल्टीप्लाई होते हैं. ओके, बट ये सारी चीज़ें कब होती हैं आपकी होस्ट सेल से बाहर. राइट. हैबिटेट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ रहते हैं, इनका घर कहाँ है? Microorganisms are found everywhere in nature. Therefore, they can live in all types of habitats. The habitats can be any or all of the following: in air, water and soil, inside the bodies of animals including humans, and in dead and decaying organic matter, on the surface of object and living organism. देखिए आपके कहीं पे भी पाए जा सकते हैं, कहीं पे भी, एनिमल्स की बॉडी में भी, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे भी, ऑब्जेक्ट के सर्फेस पे भी. राइट. They can survive in all types of places ranging from ice cold climate to hot springs and dry deserts to marshy places. Let's perform activities 1 to 3 to see the presence of microorganisms, air, water and soil. तो ये हर टाइप के प्लेसेस में सर्वाइव कर पाते हैं. ओके, तो एक्टिविटी 1 से लेके 3 तक हम ये एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे ये देखने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंस इन एयर, वाटर एंड सॉइल. एक्टिविटी 1, टू सी द presence of microorganisms in air. Okay, take a piece of bread and moisten it with water in a dish. Keep it in air for 1 or 2 days. Now keep the dish in a warm place for 3 to 4 days. Observe what happens after 3 to 4 days. You'll observe that the bread gets covered with grayish patches. Take a small piece of the grayish patch and spread it on a glass slide in a drop of water. Observe it under a microscope. आपको एक ब्रेड पीस लेना है और उसको मॉइस्चर करना है वाटर से. राइट. इसको 1 से 2 दिन के लिए आप एयर में रख दीजिए. फिर आपने डिश को रखना है वार्म प्लेस में 3 से 4 दिन के लिए. इसके बाद आप 3 से 4 दिन के बाद उसमें नोटिस करेंगे ग्रेइश पैचेस होंगे उसमें. फिर आपने उस ग्रेइश जो पैच है उसको थोड़ा सा लेना है, उसको एक ग्लास स्लाइड में स्प्रेड करना है एंड इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर. फिर आप उसको माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व करेंगे. राइट. एक्टिविटी 2, to see the presence of microorganisms in water. Take some water from a pond, put a few drops of water on a glass slide, observe the slide under a microscope. Can you see anything in it? You will see some microorganisms belonging to algae and protozoa. Make sketches of what you observe. आपको थोड़ा सा पानी लेना है पॉन्ड से, उसमें कुछ उस वाटर की कुछ ड्रॉप्स आपने ग्लास स्लाइड में डालेंगे. फिर आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको स्टडी करेंगे तो आपको कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नजर उसमें आएंगे जो एल्गे या प्रोटोजोआ से बिलोंग करते हैं. राइट. एक्टिविटी 3, टू सी द प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन सॉइल. टेक सम मॉइस्ट सॉइल from a garden or a field in a beaker, add water to the soil and shake it well. Let the soil particles settle down. Now see a drop of water from the beaker under a microscope. Make sketches of what you observe. आपको moist soil लेनी है गार्डन से या फील्ड से, एक बीकर में, फिर वाटर डालेंगे उस सॉइल में, उसको अच्छे से शेक करेंगे और सॉइल पार्टिकल्स को हम सेटल डाउन होने देंगे. ओके. फिर आपने वो जो वाटर की कुछ ड्रॉप लेनी है उस बीकर से, फिर माइक्रोस्कोप के अंडर आप उसे चेक करेंगे. राइट. यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. Human beings have been using microorganisms for years in various ways. Different uses of microorganisms are given below. In industry, to produce wine, alcohol and vinegar means acetic acid. Number 2, in preparation of food items such as bread, curd and cheese. Number 3, in preparation of medicines such as vaccines and antibiotics. Number 4, in agriculture to increase soil fertility by nitrogen fixation. 5, for cleaning the environment. Number 6, as sources of food. And number 7, sewage treatment. अब माइक्रोऑर्गेनिज्म का यूज़ हम कहाँ करते हैं? सबसे पहले तो इंडस्ट्रीज़ में जहाँ पे वाइन, अल्कोहल एंड विनेगर का प्रोडक्शन होता है. विनेगर इज एसिटिक एसिड जिसे हम सिरका कहते हैं. फूड आइटम्स के प्रिपरेशन में जैसे कि कर्ड है, चीज़ है, ब्रेड, यहाँ पे भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ किया जाता है. मेडिसिन की प्रिपरेशन में जैसे वैक्सीन, एंटीबायोटिक्स है. एग्रीकल्चर में जिससे कि सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ किया जाता है बाय नाइट्रोजन फिक्सेशन. इन्वायरमेंट को क्लीन करने के लिए या आपके सोर्सेज ऑफ फूड भी हैं, सूवेज ट्रीटमेंट में भी इनका यूज़ किया जाता है. ओके.
Know the fact, curd or dahi is called yogurt in some countries. Curd जिसे हम कहते हैं दही, तो कुछ कंट्रीज में इसे योगर्ट भी कहा जाता है. ओके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज्ड. ओके, अब आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से यूज होते हैं देखिए, जैसे कि ब्रेड, फंगस, यीस्ट. कर्ड में आपका एक बैक्टीरिया होता है, लैक्टोबैसिलस. चीज एंड पनीर में बैक्टीरिया. और इंक्रीज ऑयल फर्टिलिटी, ये बैक्टीरिया करता है. अल्कोहल, वाइन एंड विनेगर, यीस्ट. एंटीबायोटिक्स, बैक्टीरिया एंड फंगी. सोच ट्रीटमेंट, बैक्टीरिया. क्लीन द एनवायरमेंट, बैक्टीरिया एंड फंगी. एंड फूड आपके हैं मशरूम, यीस्ट, एलिगे, राइट. और ये सारे आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं. प्रिपरेशन ऑफ वेरियस फूड्स. मेकिंग कर्ड. Curd is made from milk. You may have seen your elders making curd for you at home. What do? They add a little amount of curd to warm milk at night and keep the vessel containing milk curd in a warm place. By the next morning, the liquid milk turns into solid curd. Once the curd is made, it is transferred to a cool place. Otherwise, the curd turns sour. Milk contains a sugar called lactose, milk sugar. Curd contains certain bacteria of which the bacterium Lactobacillus helps in the formation of curd. It converts the lactose in the milk into lactic acid. The method of curd formation from milk is called curdling of milk. कर्ड यानी दही आपकी मिल्क से बनती है. आपने अक्सर अपने घर में देखा होगा कि जब दही बनाते हैं तो क्या करते हैं, उसमें थोड़ा सा अमाउंट वार्म मिल्क में दही का ऐड करते हैं, उसको स्टर करते हैं, रात भर उस वेसल को रखते हैं बाहर, और उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग जो लिक्विड मिल्क था अब वो किस में टर्न हो गया, सॉलिड कर्ड में. ओके, और जैसे ही कर्ड बन जाती है उसके बाद उसको एक ठंडे प्लेस में डाल दिया जाता है, क्योंकि अगर आप उसको वार्म प्लेस पे रखेंगे तो जो कर्ड है वो बहुत ही खट्टी हो जाती है. मिल्क में आपका एक शुगर होता है जिसे हम कहते हैं लैक्टोस. ओके, जिसे हम मिल्क शुगर भी कहते हैं. कर्ड में आपका एक बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस. ओके, लैक्टोबैसिलस जो है कर्ड की फॉर्मेशन में हेल्प करता है. ये लैक्टोज जो मिल्क में होता है उसको लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है. ओके, मेकिंग चीज. Various products such as paneer and cheese are made using bacteria, Lactobacillus or Streptococcus. In addition to bacteria, cheese manufacturers use a substance called rennet to increase productivity. पनीर एंड चीज़ बनाने के लिए भी बैक्टीरिया का ही यूज़ होता है. ओके, ये दो बैक्टीरियाज हैं आपके. इसके अलावा चीज़ जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो एक सब्सटेंस का भी यूज़ करते हैं जिसे कहते हैं रेनेट, जिससे कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है. ओके, मेकिंग ब्रेड एंड अदर फूड आइटम्स. Yeast plays a very important role in the formation of bread, cakes, pastries, dosas, idlis and dokla. To make bread, yeast is added to a mixture of flour, wheat with sugar and warm water. It is needed to make a soft dough. The dough is left for about 2 to 3 hours. You will see that the dough rises in volume. This happens due to the evolution of carbon dioxide by the respiration of yeast cells. Bubbles of the gas fill the dough and increase in volume. Baking of the dough drives off the carbon dioxide, making the bread porous and spongy. Yeast is also used in the making of many food items like dosa, idli and dokla. The evolution of carbon dioxide by the yeast cell makes the food item soft. The tiny holes which you see in case of dosa, idli and dokla are air spaces created by the escape of carbon dioxide gases. आपने अक्सर सुना होगा कि ब्रेड को बनाने के लिए यीस्ट का यूज़ किया जाता है. यीस्ट को एक्चुअली जो आटे का मिक्सचर होता है उसमें ऐड किया जाता है, उसमें शुगर होता है, फॉर्म वाटर होता है. ओके, और इससे आपका जो डो होता है काफ़ी सॉफ्ट हो जाता है. फिर डो को 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ दिया जाता है. उसके बाद जो डो है उसका वॉल्यूम राइज हो जाता है. ओके, वो एकदम फूल जाता है क्योंकि अब कार्बन डाइऑक्साइड की गैस का इवोल्यूशन हो चुका है, क्योंकि ये सेल उसमें रिस्पायर कर रहे हैं. फिर जो बबल्स होते हैं गैस के वो डो को फिल करते हैं और वॉल्यूम बढ़ जाता है. तो जब डो की बेकिंग की जाती है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड इट ड्राइव्स ऑफ, जिससे कि ब्रेड पोरस और स्पंजी हो जाती है, राइट. इसके अलावा बहुत सारे फूड आइटम्स हैं जो आपने अक्सर खाए होंगे, डोसा, इडली एंड आपका जो ढोकला है, इसमें भी आपका यीस्ट का यूज़ किया जाता है. ओके, अब जो गैस का इवोल्यूशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, तो इससे क्या होता है, फूड आइटम सॉफ्ट हो जाता है. तो आपने देखा होगा कि जो डोसा होता है उसमें आपको छोटे छोटे होल्स नजर आएंगे, या ढोकला में या इडली में. तो एक्चुअली ये एयर स्पेसेस हैं जो कैसे क्रिएट हुए, जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपकी स्केप हो गई, राइट. नेक्स्ट, कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन एंड विनेगर. Yeast plays an important role in the production of alcohol, wine and beer on a large scale.
For this, yeast is grown on plant materials that have plenty of natural sugars such as grains like barley, wheat and rice and fruit juices. अल्कोहल की बात करें, वाइन या बियर, जब इनको लार्ज स्केल में इनका प्रोडक्शन होता है तो यीस्ट का यूज़ किया जाता है. ओके तो उसके लिए यीस्ट को प्लांट मटेरियल में ग्रो किया जाता है जहाँ पे प्लेंटी ऑफ नेचुरल शुगर्स हो, जैसे कि आपका ग्रेन्स होते हैं जैसे कि बार्ली, व्हीट, राइस या फ्रूट जूसेस में. राइट. Yeast cells grow in the absence of oxygen and change the sugar present in the fruit juices and grains into alcohol or ethanol. The process of converting sugars in the absence of oxygen into alcohol is called fermentation. The fungus Aspergillus is used to produce alcohol and citric acid. It is used in the soft drink industry. Aerobic bacteria like Acetobacter is used for the production of vinegar from alcohol. Yeast cell जो है आपके वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में ग्रो करते हैं एंड शुगर को चेंज करते हैं, जो आपके फ्रूट जूसेस में प्रेजेंट होता है या ग्रेन्स में जो प्रेजेंट होता है उसको अल्कोहल यानी इथेनॉल में चेंज करते हैं. तो जो प्रोसेस होता है जिसमें शुगर आपकी कन्वर्ट हो जाती है अल्कोहल में ऑक्सीजन की एब्सेंस में, दिस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन. ओके शुगर यानी ग्लूकोज आपका कन्वर्ट हो गया अल्कोहल यानी इथेनॉल में एंड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. आपका जो फंगस है एस्पेराजिलस उसको यूज़ किया जाता है अल्कोहल सिट्रिक एसिड को प्रोड्यूस करने के लिए. ये सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री में इसको यूज़ किया जाता है. और एरोबिक बैक्टीरिया लाइक आपका एसिडोबैक्टर है, इसको यूज़ किया जाता है विनेगर की प्रोडक्शन के लिए. ओके फ्रॉम अल्कोहल. नो द फैक्ट द फर्स्ट अल्कोहलिक ड्रिंक्स वर मेड बाय ग्रोइंग यीस्ट ऑन ग्रेप्स. पहला जो अल्कोहलिक ड्रिंक बना था वो कैसा बना था, वो यीस्ट को ग्रो किया गया था ग्रेप्स में. ओके in agriculture to increase soil fertility. Some bacteria live in the roots of leguminous plants such as bean, pea and gram. These bacteria form root nodules and fix atmospheric nitrogen and convert it into suitable usable forms like nitrates. Atmospheric nitrogen cannot be used by plants as such, but it can be used in the form of nitrates. The process of fixation of atmospheric nitrogen into useful forms that plants can use is called nitrogen fixation. Nitrogen fixation increases the fertility of soil. Blue-green algae are also known to fix nitrogen and increase soil fertility. कुछ बैक्टीरिया आपके लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट नोड्यूल्स में होते हैं, यू नो दैट वेरी वेल. ओके तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं और ये जो रूट नोड्यूल्स में होते हैं ये क्या करते हैं कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और उसको यूजेबल फॉर्म में उसको कन्वर्ट करते हैं लाइक नाइट्रेट. एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन आपका प्लांट्स एज इट इज़ यूज़ नहीं कर सकते, बट ये आपके नाइट्रेट्स की फॉर्म में यूज़ होता है. ओके सो ये जो प्रोसेस होता है जिसमें एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन आपका फिक्स होता है इनटू यूजेबल फॉर्म, उसे हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन. राइट. नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या करता है, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है. ब्लू ग्रीन एल्गे है ये भी नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं एंड सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं. राइट. नो द फैक्ट in some countries such as Brazil, ethanol produced from sugar is used as a fuel for cars and buses. Ethanol has the advantage that it doesn't pollute the atmosphere like fossil fuels. बहुत सारी कंट्रीज़ में आपका जो इथेनॉल प्रोड्यूस होता है ना शुगर से, उसका ऐसा फ्यूल यूज़ किया जाता है कार्स एंड बसेस में. ये ब्राज़ील में यूज़ होता है. ओके और इसका एक एडवांटेज ये है कि ये एटमॉस्फेयर को पोल्यूट ही नहीं करता जैसे कि बाकी के फॉसल फ्यूल्स करते हैं. राइट. एक्टिविटी 4 टू ऑब्जर्व रूट नोड्यूल्स. Take out a gram or bean plant from the field, observe the roots, draw a diagram of the root and show the structure root nodules which are seen on the roots. ग्राम या पी प्लांट ले लीजिए, बीन प्लांट ले लीजिए फील्ड से, उसकी रूट्स को आप ऑब्जर्व करेंगे एंड जैसे जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उसके अकॉर्डिंग आपने काम करना है. ओके. सोर्सेज ऑफ फूड. मैनी एल्गे लाइक cholera and seaweeds are used as food. Seaweeds are an important source of food in China and Japan. A number of mushrooms, fungus are edible. They are rich in protein and vitamins. Yeast is a source of food being rich in proteins and vitamins. For fish and sea animals, algae are a direct source of food. बहुत सारी जैसे algae आपकी cholera and seaweeds एज अ फूड इनको यूज़ किया जाता है. सीवीड्स तो चाइना एंड जापान में बहुत यूज़ की जाती है. मशरूम्स जिसे आप कंज्यूम करते हैं एक्चुअली में क्या है, फंगस है. राइट. और यीस्ट आपका सोर्स ऑफ फूड है. फिश एंड सी एनिमल्स के लिए जो एल्गे है वो डायरेक्ट सोर्स ऑफ फूड है. राइट. रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन डिकम्पोजिशन क्लीनिंग द एनवायरमेंट.
अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या रोल है डिकम्पोजिशन में या एनवायरमेंट को क्लीन करने में, वो देखते हैं. बट उससे पहले नो द फैक्ट. A small amount of soil may contain a billion bacteria and 100 meters of fungal hyphae. छोटा सा अमाउंट जो सॉइल का होता है ना, उसमें आपके बिलियन बैक्टीरिया होते हैं एंड 100 मीटर्स होते हैं फंगल हाइफे. ओके. Many microorganisms like bacteria and fungi are necessary for recycling waste in the environment. This is done by decomposing dead things to simple chemical inorganic substance. These microorganisms are thus called decomposers. बैक्टीरिया एंड फंगी की बात करें तो ये जो इन्वायरमेंटल वेस्ट होता है उसको रिसाइकिल करने में हेल्प करते हैं, राइट. और इनको कहा जाता है डिकम्पोजर्स. एज मेंशन्ड अबव, दे इंक्लूड fungi and certain bacteria which live in the soil. They feed on waste materials such as dead plants and animals as well as animal droppings. The inorganic compounds produced during decomposition are gases like carbon dioxide, water vapor, and minerals like nitrates, sulfates, phosphates, and potassium ions. These are absorbed by green plants during photosynthesis and other processes. Decomposers in this manner play a very important role in maintaining life on Earth. They also clean up the environment by preventing an accumulation of the remains of wastes of living organisms. This feature of microbes can be used to recycle plant wastes from kitchens and gardens and prepare manure. Microorganisms cannot break down waste items like glass bottles, polythene bags, and Coca-Cola cans. Hence, these should be disposed separately. अब ये जो आपके डिकम्पोजर्स होते हैं, लाइक आपके फंगी एंड जो आप कुछ आपके सर्टेन बैक्टीरिया होते हैं, ये फीड करते हैं वेस्ट मटेरियल्स में, जैसे डेड प्लांट्स है या एनिमल्स हैं, राइट. तो जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोड्यूस होता है डिकम्पोजिशन के दौरान, वो है आपके लाइक कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर है, या मिनरल्स है लाइक नाइट्रेट, सल्फेट, फॉस्फेट या पोटेशियम आयंस. फिर इसको ग्रीन प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान, राइट. तो इस तरह से जो डिकम्पोजर है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ओके, टू मेंटेन लाइफ ऑन अर्थ. ये इन्वायरमेंट को क्लीन करते हैं क्योंकि देखिए जो वेस्ट है जो आपका एक्यूमुलेट उसे होने नहीं देते, उसे डिकम्पोज कर देते हैं, ओके. लेकिन जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो जैसे आपके ग्लास बॉटल्स हैं, पॉलीथीन बैग्स हैं, कोका कोला कैंस हैं, इनको वो ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, इसीलिए इनको सेपरेटली डिस्पोज करना चाहिए, राइट. डिकम्पोजर्स इन सुवेज ट्रीटमेंट. Microorganisms play an important role in the treatment of sewage to make it harmless. Sewage contains fecal matter, many substances from household wastes such as soap and detergent, and various chemicals from factories. In cities and towns, sewage is made harmless by treating it in sewage treatment plants before it is discharged into river. Sewage के treatment में भी microorganism एक important role play करते हैं, जिससे कि उसको harmless बना देते हैं. ओके, अब स्विच में आपका क्या होता है, फीकल मैटर होता है, हाउस होल्ड वेस्ट होता है जिसमें आपका सोप या डिटर्जेंट होता है, बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो फैक्ट्रीज डिस्पोज करते हैं, राइट. तो स्विच को डायरेक्टली रिवर्स में डिस्चार्ज नहीं किया जाता, उससे पहले उनको किया जाता है हार्मलेस में चेंज, कि जो भी प्रोडक्ट्स हैं उसमें, राइट, उसको ट्रीट किया जाता है डिकम्पोजर्स के साथ जिससे वो हार्मलेस हो जाते हैं, राइट. बायोगैस. During the treatment of sewage, methane gas is given out by anaerobic bacteria. This is called biogas, and it is produced from degradation of plants and animal wastes. In some countries like India and China, rotting vegetation and animal dung are used to manufacture biogas, which is used as fuel in houses. जब ट्रीटमेंट होता है sewage का तो एक गैस गिवन आउट होती है which is methane by anaerobic bacteria. इसे कहते हैं बायोगैस, क्योंकि ये प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट की डिग्रेडेशन से होती है. बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है लाइक इंडिया एंड चाइना की बात करें तो रॉटिंग वेजिटेशन एंड एनिमल डंग का यूज़ किया जाता है बायोगैस को प्रोड्यूस करने के लिए, फिर उसको एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है घरों में, राइट. प्रिपरेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स. Antibiotics are chemical substances produced by microorganisms such as fungi and bacteria which kill or stop the growth of disease-causing microorganisms. Various antibiotics have been discovered, the first of which was penicillin. Nowadays, antibiotics are used in the treatment of a large number of diseases. एंटीबायोटिक्स आपकी वो केमिकल्स हैं, केमिकल सब्सटेंस है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि फंगी या बैक्टीरिया, जो कि किसी भी डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को किल करते हैं, स्टॉप करते हैं या फिर उसको किल कर देते हैं. ओके, तो बहुत सारे एंटीबायोटिक्स आज के टाइम पे बहुत सारे डिस्कवर्ड हुए थे, बट सबसे पहला था जो डिस्कवर किया गया था पेनिसिलिन था, राइट. वैक्सीन्स. आपने अक्सर ये वर्ड सुना होगा वैक्सीन्स, राइट. वैक्सीन्स क्या होते हैं? Actually, vaccines are medicines used to
produce immunity to disease in the living body. Immunity is the ability of the body to resist a disease by natural or artificial ways. When a disease-causing microorganism enters your body acts in two ways. Number one, some white blood cells reach the invading microorganisms and eat them. वैक्सीन्स आपके मेडिसिन होते हैं जिससे कि इम्यूनिटी को प्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है. ओके, इम्यूनिटी किसके लिए? टू द डिसीज इन द लिविंग बॉडी. इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है कि बॉडी की एबिलिटी कि वो डिसीज को रेजिस्ट कर सके, नेचुरल या फिर आर्टिफिशियल वे से. तो डिसीज, जब कभी भी डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी में एंटर करते हैं तो आपकी बॉडी दो तरीके से एक्ट करती. कैसे? कुछ वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो उस इन्वेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म तक पहुंचते हैं और उसे ईट कर लेते हैं, उसे खा लेते हैं, राइट? Number 2, generally white blood cells produce chemicals called antibodies to fight the invader. Antibodies surround the invader microorganisms and then eat it. वैसे जनरली दूसरा तरीका क्या है कि जनरली जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो एक केमिकल प्रोड्यूस करते हैं जिसे बोलते हैं एंटीबॉडीज, जिससे वो उस इन्वेडर से लड़ाई कर सके. ओके, तो एंटीबॉडीज जो है उस इन्वेडर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सराउंड कर देते हैं एंड देन ईट इट. Once our body has been infected by some microbe, the body remembers which antibody was able to fight the microbe. And this shows that if you come in contact with the same microbe again, your body can make antibodies and destroy the microbe before it can make you ill. This is known as becoming immune. In this way, immunity is provided to the body against diseases in a natural way. Immunity can be increased artificially by introducing dead or weakened microbes in a normal body. The body fights and kills these microbes by producing suitable antibodies. These antibodies remain in the body and protect it from the disease-causing microbes. This is the basis of vaccination. Many diseases like smallpox, chickenpox, cholera, tuberculosis, and hepatitis can be prevented by this process. That is why in your childhood you were given injections or oral vaccines to protect you from various diseases such as measles, polio, diphtheria, tetanus, and typhoid. अच्छा, हमारी बॉडी एक बार किसी माइक्रोब से इन्फेक्ट हो गई तो बॉडी याद रखती है कि कौन सी एंटीबॉडी ने इस माइक्रोब के साथ फाइट किया था. ओके, तो यानी कि अगर आप फिर से सेम माइक्रोब के कांटेक्ट में अगर आप आते हैं तो आपकी बॉडी एंटीबॉडीज बनाएगी. ओके, और उस माइक्रोब को डिस्ट्रॉय कर देगी. इससे पहले कि आपको बीमार करे उससे पहले उसका खात्मा हो जाएगा. तो इसे कहते हैं बिकमिंग इम्यून. तो इस तरह से इम्यूनिटी प्रोवाइड की जाती है बॉडी को अगेंस्ट डिसीज. ये नेचुरल तरीका है. ओके, इसके अलावा आर्टिफिशियली भी आप इम्यूनिटी को इंक्रीज कर सकते हैं. इसमें क्या होता है कि जो डेड या वीकेंड माइक्रोब्स है वो नॉर्मल बॉडी में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं. बॉडी फाइट करती है, किल करती है इन माइक्रोब्स को एक सूटेबल एंटीबॉडीज बना के. ओके, ये एंटीबॉडीज आपकी बॉडी में रहते हैं और जब कभी भी डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमला करेगा तो ये उस टाइम पे वो तब बॉडी में रहेंगे, उनसे फाइट करेंगे. ओके, तो यही वैक्सीनेशन का बेसिस है. तो बहुत सारे डिसीज हैं जैसे स्मॉल पॉक्स है, चिकन पॉक्स है, कॉलेरा, ट्यूबरक्लोसिस, हेपेटाइटिस, इनको इस प्रोसेस से प्रिवेंट किया जा सकता है. और आपने बच्चे छोटे होते हैं ना 0 to 5 years के, ओके, तो उनको बहुत सारे इंजेक्शंस लगते हैं या ओरल वैक्सीन्स दी जाती है जिससे कि उनको बीमारियां ना हो. फॉर एग्जांपल इन सब के वैक्सीन्स या फिर ओरल्स होते हैं. नो द फैक्ट, oral polio vaccine OPV is given to children to protect them against polio. OPV यानी ओरल पोलियो वैक्सीन. पोलियो की वैक्सीन दी जाती है ना, 2 ड्रॉप्स जो दी जाती है, तो वो एक्चुअल में आपका क्या है, ओरल वैक्सीन है जिससे पोलियो के अगेंस्ट आपकी बॉडी को प्रोटेक्शन मिले. राइट नाउ, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. अभी तक हमने बात की थी जो हमारे लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूजफुल थे उनकी. अब हार्मफुल की बात करेंगे. Some of the microorganisms are harmful to living beings. These are the ones that get their names in newspapers and on TV and radio for the problems these microorganisms cause. Disease-causing microorganisms are called pathogens. They cause diseases in human beings, animals and plants. They mostly kill living organisms. Many microbial diseases can spread from an infected person to a healthy person through air, water, food or physical contact. डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जर्म्स या फिर पैथोजेंस जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था. तो इनकी वजह से ह्यूमंस में या एनिमल्स में या प्लांट्स में बीमारियां लग जाती हैं. ये लिविंग ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं. ओके, और कुछ माइक्रोबियल डिसीज ऐसी होती है जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में फैलती है, वाटर के थ्रू, एयर के थ्रू, फिजिकल कॉन्टैक्ट के थ्रू या फूड के थ्रू. राइट, डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमन. Pathogens enter the body in different ways. Through the food we eat, cholera.
Through the air we breathe, common cold, influenza. Through direct contact with infected person, chicken pox, smallpox, measles, and through the water we drink, cholera. Through carriers such as insects, houseflies, mosquitoes, and animals, rats. For example, malaria is spread by female Anopheles mosquito. Female Aedes mosquito is a carrier of dengue viruses. तो देखा आपने, देखिए फूड के थ्रू भी आपको बीमारी फैलती है, लाइक कॉलरा. एयर के थ्रू भी होती है, डायरेक्ट कांटेक्ट, किसी इन्फेक्टेड पर्सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाते हैं आप, या पानी पीते हैं आप, या कैरियर्स के थ्रू. कैरियर्स आपके होते हैं हाउसफ्लाई या मस्कीटो, राइट. रैट्स भी आपके कैरियर्स होते हैं, जैसे कि मलेरिया होता है एक फीमेल एनाफिलीज मस्कीटो की बाइट से, जबकि जो डेंगी वायरस होता है वो एडीज मस्कीटो उसका कैरियर होता है, राइट. Spread through air takes place in the case of common cold. When a person suffering from common cold sneezes or coughs, small droplets of moisture carrying the microvirus spread in the air. The microvirus may enter the body of a healthy person through the breathing process. What can be done to prevent the spread of the pathogen? Always use a handkerchief or a piece of cloth close to your nose and mouth while sneezing or coughing. देखिए जैसे कोई भी किसी को कोल्ड है, राइट, उसने अगर जैसे खांसा या छींका तो क्या होता है कि छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स जो होते हैं ना मॉइस्चर के, जो माइक्रोब को कैरी करते हैं वो हवा में फैल जाते हैं. उसके बाद कोई हेल्दी पर्सन है, वो ब्रीदिंग प्रोसेस के थ्रू क्या होगा, माइक्रोब्स की बॉडी में एंटर कर जाएगा. तो आप पैथोजन की एंट्री को कैसे रोक सकते हैं? जब कभी भी आपको खांसना हो या छींकना हो तो हमेशा एक हैंकरचीफ का यूज़ करें, ओके. उसे अपने नोज एंड माउथ पे रखें, राइट. सम कॉमन ह्यूमन डिसीजेस कॉज बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ओके, अब आपको ये टेबल दी गई है, राइट. इसमें आपको दिए गए हैं डिसीजेस कौन सी है. मोड ऑफ ट्रांसमिशन मतलब वाटर से फैलता है, फूड से फैलता है, एयर से फैलता है, और कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं. जैसे हम कॉलरा की बात करें तो ये वाटर एंड फूड से मोड ऑफ ट्रांसमिशन है. प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है? मेंटेन गुड सैनिटेशन, ड्रिंक बॉइल्ड वाटर, कीप पर्सनल आर्टिकल्स ऑफ द पेशेंट अवे फ्रॉम दोज ऑफ अदर्स, वैक्सीनेशन एट प्रॉपर एज, ईट प्रॉपरली कुक्ड फूड, ओके. टाइफाइड आपका जो है एयर से आता है, सेम इसके प्रिवेंटिव मेजर्स हैं. ट्यूबरक्लोसिस जिसे टीबी भी कहा जाता है, ये एयर इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, ओके. इसमें आपको क्या प्रिवेंटिव मेजर्स रखने हैं? एडमिनिस्टर बीसीजी वैक्सीन, कीप द पेशेंट एंड हिज पर्सनल आर्टिकल्स इन कंप्लीट आइसोलेशन फ्रॉम अदर्स. बीसीजी वैक्सीन लेना है, और जो अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है उसको, पेशेंट को अलग ही रखना है, आइसोलेशन पे रखना है, उसके पर्सनल आर्टिकल्स भी दूर रखने हैं. अच्छा, वायरसेस से फैलने वाले देखिए आपके पास है मीजल्स, एयर के थ्रू होता है, चिकन पॉक्स एयर या कॉन्टैक्ट के थ्रू. इसमें क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लेने होते हैं? कीप द पेशेंट एंड हिज पर्सनल आर्टिकल्स इन कंप्लीट आइसोलेशन फ्रॉम अदर्स, गेट वैक्सीनेटेड, वैक्सीनेशन लेनी है, और जो पेशेंट है उसे दूर ही रखना है, मतलब आइसोलेशन पे रखना है उसकी चीज़ों को भी. इसके बाद आपका पोलियो एंड हेपेटाइटिस बी एयर या वाटर से फैलता है, इसमें भी अगेन गेट वैक्सीनेटेड एंड ड्रिंक बॉइल्ड वाटर. प्रोटोजोआ से आपके फैलते हैं बीमारी मलेरिया, और ये होता है मस्कीटो से, ओके. तो आपको करना क्या है? यूज मस्कीटो नेट्स एंड रेपेलेंट्स. डू नॉट अलाउ वाटर टू कलेक्ट इन द सराउंडिंग सो एज टू प्रिवेंट ब्रीडिंग ऑफ मस्कीटोज. स्प्रे कैरोसिन ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर, किल्स लार्वा ऑफ मस्कीटोज बाय ब्लॉकिंग ऑक्सीजन. सबसे पहले मस्कीटो नेट का यूज़ करें, रेपेलेंट का यूज़ करें, मस्कीटो रेपेलेंट्स का. वाटर को अपने आसपास बिल्कुल भी कलेक्ट ना होने दें, क्योंकि ये बेस्ट प्लेसेस होते हैं जहाँ पे मस्कीटो ब्रीड करते हैं. और कहीं पे अगर वाटर आपका है भी, वाटर के सरफेस पे कैरोसिन को स्प्रे कर दीजिए. इससे क्या होगा कि जो मस्कीटोज के लार्वा हैं वो मर जाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन ब्लॉक हो जाएगा, ओके. Some common animal diseases caused by microorganisms. Okay, ये animal diseases हैं, और कौन से microorganism से की वजह से होता है? जैसे सबसे पहले एंथ्रेक्स डिसीज कैटल में होता है बैक्टीरिया की वजह से. फुट एंड माउथ डिसीज कैटल में होता है वायरस की वजह से. स्लीपिंग सिकनेस कैटल, पिग्स और हॉर्सेस में होता है प्रोटोजोआ की वजह से, ओके. Disease causing microorganisms in animals and plants. Diseases caused by microorganisms in animals and plants are given in table 2 and table 3 below. ओके, टेबल 2 की तुमने बात कर ली थी, टेबल 3 में देखते हैं. प्लांट डिसीज में सबसे पहले टबैको मोज़ाइक वायरस से होता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, हैंड्स एंड क्लोथिंग ऑफ फील्ड वर्कर्स, राइट. नंबर 2 इज रस्ट ऑफ व्हीट, ये होता है फंगी की वजह से, मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर या फिर सीड्स. नंबर 3 सिट्रस कैंकर, ये बैक्टीरिया की वजह से होता है, एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज एयर. नंबर 4 येलो मोज़ाइक डिसीज ऑफ भिंडी, भिंडी को ओकरा भी कहते हैं, राइट. तो ये होता है आपका वायरस की वजह से, एंड आपके मोड ऑफ ट्रांसमिशन इंसेक्ट, राइट. फूड प्रिजर्वेशन. If food is kept for a long period of time before it is eaten, it may spoil. Why does this happen? This may be because it is oxidized by air, or it is acted upon by bacteria and fungi.
How do we know that the food has become spoiled and unfit for consumption? There are certain factors that tell us whether or not a food is good or bad for consumption. Some of them are as follows. अगर आप खाने को लंबे समय तक रखेंगे, ओके, तो वो खराब हो जाएगा, राइट? और ऐसा क्यों होता है? या तो वो ऑक्सीडाइज हो गया एयर से, या फिर कि बैक्टीरिया या फंगी उस पर एक्ट कर रहे हैं. अच्छा, आपको कैसे पता चलेगा कि ये खराब हो चुका है या ये कंजप्शन के लिए फिट नहीं है? तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ओके, जिससे हमें पता चलता है. नंबर 1 इज टेस्ट. Bad taste or sourness develops in spoiled food. For example, in milk, souring takes place due to the formation of lactic acid. एक तो टेस्ट खराब हो जाता है, सारनेस डेवलप हो जाती है. खट्टा मतलब जिसे हम बोलते हैं, जैसे कि मिल्क आपका सार हो जाता है, ओके, यानी मिल्क जब फट जाता है दैट मीन्स वो खराब हो गया, ओके. तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है. नंबर 2, ओडर. Spoiled food gives out foul smell resembling the smell of rotten eggs. जब कभी भी खाना खराब होता है ना, हमें उसकी स्मेल से ही पता चल जाता है कि ये खराब हो चुके हैं, राइट? नंबर 3, color. Many food items show change in color. You know the color changes in fruits like banana, mango, apple or papaya. Generally, molds develop cottony thread-like structures on food items like bread mold on bread and blue and green molds on orange, lemon and cheese. The method by which spoilage of food by microorganisms prevented is known as food preservation. Methods of food preservation help to kill the microorganisms present in the food and stop them from growing again. और कलर देखने आपने फ्रूट्स में देखा होगा चेंज हो जाता है, जैसे मैंगो है, एप्पल है, पपाया का. तो जनरली मोल्ड जो होते हैं वो कॉटनी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर डेवलप कर देते हैं फूड आइटम्स में, जैसे कि ब्रेड मोल्ड आपका ब्रेड पे, या ब्लू एंड ग्रीन मोल्ड ऑरेंज, लेमन या फिर चीज़ पे. तो फूड को प्रिजर्व अगर आपको करना है, ओके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से उनको बचाना है, उनकी स्पॉइलिंग को बचाना है, तो उसे हम कहते हैं फूड प्रिजर्वेशन. तो फूड प्रिजर्वेशन में से क्या होता है? या तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो प्रेजेंट होते हैं वो किल हो जाते हैं, या फिर उनकी ग्रोथ स्टॉप हो जाती है, राइट? एडवांटेजेस ऑफ फूड प्रिजर्वेशन. Number 1, reduces food wastage due to spoilage. Number 2, increases the shelf life, storage period of food items. Number 3, ensures food availability during off-season and in distant places. Number 4, maintains the nutritional value and flavor of food. Advantages क्या है? एक तो फूड का स्पॉइलेज नहीं होगा, ओके, फूड वेस्टेज रिड्यूस हो जाएगा, शेल्फ लाइफ इंक्रीज हो जाएगी, फूड की अवेलेबिलिटी रहेगी जब ऑफ सीजन होगा, ओके, और न्यूट्रिशनल वैल्यू, सबसे बड़ी बात है कि जो न्यूट्रिशनल वैल्यू वो मेंटेन रहेगी और फूड का फ्लेवर भी मेंटेन रहेगा, राइट? मैथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन. अब देखिए बहुत सारे मैथड्स हैं फूड को प्रिजर्व करने के. सबसे पहले बॉइलिंग. फूड मटेरियल्स लाइक मिल्क एंड वाटर आर प्रिजर्व्ड बाय बॉइलिंग. बॉइलिंग किल्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. यू मे हैव सीन योर मदर बॉइलिंग मिल्क बिफोर स्टोरिंग. आपने देखा होगा मिल्क को अपने घरों में क्या करते हैं? बॉइल करते हैं, फिर उसको स्टोर करते हैं, राइट? नंबर 2, ड्राइंग और डिहाइड्रेशन. Drying reduces the moisture content of food items. Removal of water from the food materials is called dehydration. Dehydration prevents the growth of microorganisms. Food items like cereals, pulses, vegetables like spinach, cauliflower and methi leaves and spices are dried in the sun. Sun drying. The dehydrated food is sealed in packets and kept at room temperature. Drying का मतलब क्या है कि जो फूड कंटेंट में जो मॉइस्चर कंटेंट है फूड में वो रिड्यूस हो जाता है, ओके. अब आपका वाटर को रिमूव कर दिया फूड मटेरियल से, उसे हम कहते हैं डिहाइड्रेशन. तो डिहाइड्रेशन क्या करता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को प्रिवेंट करता है, राइट? बहुत सारे फूड आइटम्स हैं जैसे कि पल्सेस होते हैं, सीरियल्स होते हैं, ओके, वेजिटेबल्स होते हैं, इनको ड्राई किया जाता है, सन ड्राइंग की जाती है और उसके बाद इनको स्टोर किया जाता है, राइट? नंबर 3, रेफ्रिजरेशन एंड फ्रीजिंग. Like boiling, cooling by refrigeration and freezing also helps to preserve food materials. Refrigeration and freezing do not kill microorganisms but only stop them from growing and multiplying. हम अक्सर जो खाना रहता है उसको क्या करते हैं? फ्रिज में डाल देते हैं. क्यों डालते हैं? हम उसे रेफ्रिजरेट क्यों करते हैं? ताकि वो खराब ना हो. एक्चुअली इससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो मरेंगे नहीं, बट हाँ वो वहाँ पे ग्रो नहीं कर पाएंगे या मल्टीप्लाई नहीं हो पाएंगे जब उनको रेफ्रिजरेट किया जाएगा, ओके. नो द फैक्ट. Refrigeration keeps food between 4 to -7 degrees Celsius, while freezing keeps food below -18 degree Celsius. Refrigeration में जो रेंज है टेम्परेचर का वो इतना है, जबकि फ्रीजिंग में -18 डिग्री सेल्सियस पे आपका फूड रखा जाता है, ओके. नंबर 4, कैनिंग, प्रॉपर स्टोरेज एंड पैकिंग. Food materials are packed in cans which are sealed and heated to 120 degrees Celsius to kill microorganisms. Canned food can remain good to eat for years provided the cans are not damaged. Dry fruits and vegetables are preserved by this method.
आपने अक्सर देखा होगा कुछ फूड मटेरियल्स आपके कैंड में होते हैं, राइट, और वो कैंड फूड जो होते हैं आपके अक्सर सालों चल जाते हैं, बस ये शर्त है कि कैन आपके डैमेज नहीं होने चाहिए। ड्राई फ्रूट्स हैं, आपके जो वेजिटेबल्स हैं, इस मेथड से आपके प्रिजर्व किए जाते हैं, राइट। नंबर 5, यूज ऑफ केमिकल्स। In addition to salt, vinegar, edible oils and sugars, chemicals like sodium benzoate and potassium metabisulfite are used as preservatives in case of jams, squashes and ketchups. आपने अक्सर देखा होगा, कभी भी आप जैम की बॉटल देखिए, स्क्वैशेस है, केचप्स की बॉटल देखिए या जूस की अगर आप बॉटल देखेंगे, उसमें आपको एक केमिकल इंग्रेडिएंट में ज़रूर मिलेगा, वो है आपका सोडियम बेंजोइट, ओके, या पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड। ये प्रिजर्वेटिव्स हैं आपके, ओके, जो खाने को लंबे समय तक स्पॉइल नहीं होने देते। नंबर 6, सॉल्टिंग एंड एडिंग शुगर। Many food materials are preserved by adding salt or sugar. Due to the addition of these, the cells of the microbes lose water. Microbes are thus not able to grow in them. Some spices, oil, vinegar, and nitrogen are also used as food preservatives. Salting is used to preserve pickles, raw mangoes, amla, tamarind, meat and fish. Sugar is used in case of jam, sauce, and jelly. बहुत सारे फूड आइटम्स को हम प्रिजर्व करते हैं उनमें सॉल्ट या शुगर ऐड करके, ओके तो क्योंकि जैसे इनको ऐड किया जाता है, जो माइक्रोब्स, जो सेल्स होते हैं माइक्रोब्स के, वो वाटर को लूज करते हैं, ओके फिर जो माइक्रोब्स हैं वो ग्रो नहीं कर पाते। आपके कुछ स्पाइसेस हैं, विनेगर है, नाइट्रोजन है, ये आपके फूड प्रिजर्वेटिव्स हैं। सॉल्टिंग की जाती है, जैसे कि आपने पिकल अचार बनाना होता है, या रॉ मैंगोज हैं, आमला, टेमरिंड, इन सब में सॉल्टिंग की जाती है, ओके। और जैम का यूज़ किया जाता है, शुगर का यूज़ किया जाता है जैम, सॉस और जेली में। Number 7, pasteurization. This method is used for preserving milk. In this method, milk is heated to about 70 degrees Celsius for about 15 to 30 seconds and then quickly cooled and stored in sterilized bottle or pouches. Heating destroys the bacteria present in milk. Quick cooling prevents remaining bacteria from growing. Pasteurization method में क्या होता है कि मिल्क को प्रिजर्व करने के लिए इस मेथड का यूज़ किया जाता है। मिल्क को आपका हीट किया जाता है 70 डिग्री सेल्सियस पे 15 से 30 सेकंड तक, फिर एकदम से इसे कूल कर दिया जाता है, फिर स्टेरिलाइज बॉटल्स एंड पाउचेस में उसे स्टोर किया जाता है। हीटिंग से क्या होंगे कि जो बैक्टीरिया हैं उसमें जितने प्रेजेंट वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, और फिर एकदम से उसकी कूलिंग से क्या होगा कि जो बाकी के जो बैक्टीरिया जो बच गए हैं वो ग्रो नहीं कर पाएंगे, राइट। नो द फैक्ट, pasteurization is named after the scientist Louis Pasteur who gave this method of preservation. पाश्चराइजेशन का जो नाम पड़ा है वो एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे पड़ा है, जिनका नाम था लुई पाश्चर, राइट। Milk products like cheese and other substances like honey, beer, juices, wine, etc. are also preserved using this method. What happens if food is not preserved properly? अगर खाना आपका properly preserved नहीं है तो क्या होगा? Sometimes food poisoning may take place if food is not preserved properly. Diarrhea, vomiting, and abdominal pain can occur due to food poisoning. Bacteria like Salmonella and fungi like Aspergillus and Penicillium cause food poisoning. Toxic substances, toxins are produced by the microorganisms in the food materials in which they grow. अगर आप properly इसको preserve नहीं करेंगे तो फिर food poisoning हो सकती है। Diarrhea, vomiting, abdominal pain, ये आपके होते हैं food poisoning की वजह से। तो एक बैक्टीरिया होता है like Salmonella and fungi like Aspergillus and Penicillium, इनकी वजह से फूड पॉइजनिंग होती है, राइट और फिर ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करते हैं उस फूड मटेरियल में। फूड एडिटिव्स, when some foods are manufactured, chemicals are put in them. These chemicals are called food additives. Examples are acetic acid, amchur, asafoetida, baking soda, coriander. Food additives are of 3 types. A. Preservatives keep the food fresh. B. Flavoring replaces the flavor of the food that is often lost when it is processed. C. Coloring makes the food look more attractive. जब कुछ फूड आपका मैन्युफैक्चर किया जाता है तो उसमें केमिकल्स डाले जाते हैं, तो इन केमिकल्स को कहा जाता है फूड एडिटिव। जैसे आपका एसिटिक एसिड है, अमचूर है, एसोफेटिडा, ओके, और बेकिंग सोडा हो गया या फिर कोरिएंडर हो गया, राइट। एसोफेटिडा आपका होता है हींग। तो 3 टाइप से आपके नंबर 1 प्रिजर्वेटिव्स जो फूड को फ्रेश रखते हैं। फ्लेवरिंग, ये फ्लेवर जो है फूड का उसको रिप्लेस कर देते हैं क्योंकि जब प्रोसेसिंग होती है तो फ्लेवर लूज हो जाता है कई बार, ओके। एंड कलरिंग, इससे आपका जो फूड है वो काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है, राइट स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा एंड चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे।